हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 गणित विषय के प्रश्नवाली 1.1 में हार्दिक स्वागत है। तो आज से हम कक्षा 9 गणित विषय की क्लासेस शुरू कर रहे हैं। कक्षा 8 गणित विषय की क्लासेस पहले से चल रही है। तो अगर आपका कोई मित्र या आपके भाई बहन कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो कक्षा 8 गणित विषय की क्लासेस चल रही है। साथ ही साथ हमारे गोविंद लेक्चर्स ऑफिशियल चैनल पर कक्षा 9 और 10 की विज्ञान विषय की क्लासेस भी चल रही है। तो आज से हम कक्षा 9 गणित विषय की शुरुआत कर रहे हैं। तो आपकी प्रश्नवाली 1 है, वो है संख्या पद्धति। ठीक है, तो प्रश्नवाली 1.1 को हल करने से पहले हम कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं जो आगे आपकी प्रश्नवाली 1.1 को हल करने में मदद करेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं परिमेय संख्याओं की, क्योंकि प्रश्नवाली 1.1 के तहत जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सब परिमेय संख्याओं पर आधारित है। तो परिमेय संख्या क्या होती है इसको पहले अच्छे से समझते हैं। तो देखो, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। वे संख्याएं जिन्हें P बटा Q के रूप में हम लिख सकते हैं, यानी कि वे संख्याएं जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी कोई भी संख्या जिन्हें हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं वे सभी संख्याएं क्या कहलाती है? वे सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती है। यानी अंश और हर क्या होती है? दोनों संख्याएं पूर्णांक होती है। पूर्णांक का मतलब है कि वो धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। बस शर्त क्या है? शर्त यह है कि जो हर है Q का मान कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी कोई भी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, बस शर्त यह है कि Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसी सभी संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहा जाता है। यहाँ पर P क्या है? P आपके अंश को दर्शाता है और Q आपके हर को दर्शाता है। तो ऐसी कोई भी संख्याएं जिन्हें अंश और हर के रूप में लिखा जा सकता है, बस शर्त यह है कि जो हर है, हर का मान कभी भी 0 नहीं होगा। तो उन सभी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया हुआ है -3/3, -2/3, -1/3, 0/3। ये सारी संख्या जो आपको दिख रही है ये सब परिमेय संख्याओं के क्या है? परिमेय संख्याओं के ही उदाहरण हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं की कि अपरिमेय संख्याएं किन्हें कहते हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q यानी अंश और हर के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उन्हें कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब अपरिमेय संख्या में कौन कौन सी संख्याएं शामिल होती है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, अपरिमेय संख्या में कौन सी संख्याएं शामिल होती है? तो अपरिमेय संख्याओं को छोड़ के बाकी जितनी भी संख्या हैं वो सब आपकी कौन सी संख्या होती है? वो सब आपकी परिमेय संख्या होती है। तो अपरिमेय संख्या में एक तो होता है आपका पाई। क्या होता है? पाई, जिसे हम कहते हैं 22/7, या इसकी वैल्यू होती है 3.14 और आगे ये क्या होती है? रिपीट होती रहती है, बार बार अलग अलग संख्याओं की आवृत्ति होती है। तो एक तो पाई आपकी अपरिमेय संख्या है। दूसरी आपकी अंडरवुड की संख्या है जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। अंडरवुड की संख्याएं जिनका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होती है। इसके अलावा आपकी जैसे अंडरवुड के अंदर कोई संख्या माइनस में है तो वो सारी संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक है, इसके अलावा कोई अगर ऐसे दी हुई है ऐसी संख्याएं, ठीक है, तो वो सारे आपके जो वेक्टर के रूप में होती है वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं के अंतर्गत गिनी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अपरिमेय संख्याओं में एक तो आपका पाई शामिल है, फिर आपकी अंडरवुड की वो संख्याएं या फिर घनमूल की वो संख्याएं, ठीक है, जिनका पूर्ण घनमूल नहीं होता है। इसके अलावा अंडरवुड के अंदर आपकी माइनस वाली संख्या है, वो सारी संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके अलावा कौन सी शामिल होती है? इसके अलावा शामिल होती है अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। कौन सी? अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्याएं। अब ये संख्या कौन सी होती है? जैसे यहां पर मैंने उदाहरण लिया था 22/7। अब 7 का भाग 22 के अंदर कभी भी पूरा नहीं जाता और बार बार दशमलव के बाद बार बार अलग अलग संख्याओं की क्या होती है? आवर्ती होती है, यानी बार बार अलग अलग संख्या रिपीट होती है।
तो ऐसी संख्या को कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार वाली संख्या है। तो ये 4 तरह की जो संख्या हैं वो अपरिमेय संख्या में शामिल है। इसके अलावा जितनी भी संख्या है जिनको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं और q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ऐसी सारी संख्याएं परिमेय संख्याओं के अंतर्गत गिनी जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न वाली 1.1 की तरफ। देखो, पहला सवाल आपके सामने दिया गया है, वो है कि क्या 0 यानी 0 एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं है? ये हमें बताना है। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, तो हम कहेंगे हाँ, 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसको हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो वही हमें लिखना है। तो हम लिखेंगे कि हाँ 0 क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। हाँ 0 एक परिमेय संख्या है। क्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। p बटा q के रूप में लिख सकते हैं जहां p और q, जहां पर p और q क्या है? p और q आपके पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर भी नहीं है। और q क्या है? 0 के बराबर भी नहीं है। जैसे उदाहरण, अगर मैं उदाहरण की बात करूं तो उदाहरण आप क्या बता सकते हैं? जैसे मैंने लिखा 0/1, मैंने लिखा 0/2, 0/4। तो यहां पर क्या है? यहां पर हमने p बटा q के रूप में लिखा है ना? 0 को p बटा q के रूप में लिखा है। देखो 0/2, तो ये क्या हो गया? p बटा q, और q का मान है वो 0 के बराबर भी नहीं है। अतः 0 क्या है? 0 आपकी एक परिमेय संख्या है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 दिया हुआ है, संख्या 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे। तो पहला तरीका, फर्स्ट तरीका, इसके 2 तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पहले तरीके की कि पहला तरीका क्या है आपका। तो पहले तरीके हम क्या करेंगे? पहले तरीके के अंदर हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हर कितना होना चाहिए? हर होना चाहिए 7। तो हम लिखेंगे कि 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हर कितना होना चाहिए? हर 6 + 1 बराबर 7 होना चाहिए। हर कितना होना चाहिए? हर आपका 1 ज्यादा यानी कि 7 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे यहां 3 बराबर क्या है? तो 3 का हम 7 के साथ ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो यहां पर कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा आपका 21/7। कितना आ जाएगा? 21/7। तथा इसी तरह 4 के साथ करेंगे तो 4 किसके बराबर हो जाएगा? 4 × 7 बटे में 7 यानी कि 28/7। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखनी है। तो हम कहेंगे अतः 3 एवं 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। 6 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो कौन कौन सी होगी? देखो ये है 21/7। कितना है? 21/7 और ये है 28/7। तो 21/7 के बाद क्या आएगा? आपका 22/7, 23/7, 24/7 ऐसी संख्याएं आ जाएगी। तो वो संख्या हम लिख लेंगे। तो 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी होगी? एक होगी आपकी 22/7, फिर होगी आपकी 23/7, फिर आपकी 24/7, फिर आपकी 25/7, फिर आपकी 26/7 और फिर आपकी 27/7। ये 6 संख्या होगी आपके
3 और 4 के बीच की। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की कि इसका सेकंड तरीका है वो क्या हो सकता है। तो देखो दूसरे तरीके में हम क्या करेंगे, सेकंड तरीका। सेकंड तरीके में हम क्या करेंगे कि जो 3 है, 3 और 4 के बीच में कितनी संख्या निकालनी है, 6। तो देखो 3 के बाद क्या आएगा, 3 के बाद आ जाएगा 3.1, फिर क्या आएगा 3.2, फिर क्या आएगा 3.3, फिर 3.4, फिर 3.5, फिर 3.6। ये किसके बीच में, ये आपके संख्या 3 और संख्या 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। तो ये दूसरा तरीका है शॉर्ट एंड स्वीट। तो आपको पहले तरीका का ही ज्यादातर उपयोग करना है। ठीक है, ये था आपका प्रश्न संख्या 2। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3। यहां पर दिया हुआ है कि संख्या 3/5 और 4/5 के बीच आपको 5 परिमेय संख्या निकालनी है। कितनी निकालनी है, 5 परिमेय संख्या निकालनी है। ठीक है, तो देखें इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.6, और 4 के अंदर 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा 0.8। फिर हम इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो हम कहेंगे कि इन परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर, इन परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर, इन परिमेय संख्याओं को दशमलव में बदलने पर, दशमलव में बदलने पर। ठीक है, तो यहां पर 3/5 तो कितना आ जाएगा 0.6। ठीक है, तथा 4/5 कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, अब हमें इन दोनों के बीच की क्या निकालनी है, परिमेय संख्या लिखनी है। अब हम कहेंगे अतः 3/5 तथा 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या है। कितनी, 5 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखो 0.6 के बाद क्या आएगा 0.61, फिर क्या आएगा 0.62, फिर क्या आएगा 0.63, फिर 0.64, फिर 0.65। ये सारी संख्या होगी 0.6 और 0.8 के बीच की। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। हमारे सामने कुछ कथन दिए गए हैं, 3 कथन है, बताना है कि ये सत्य है या असत्य, और साथ ही साथ कारण भी बताना है। ठीक है, पहला कथन है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो प्राकृत संख्या कहां से कहां तक होती है, प्राकृत संख्या आपकी 1 से लेकर अनंत तक होती है। कहां से, 1 से लेकर अनंत तक होती है आपकी प्राकृत संख्या। और पूर्ण संख्या कहां से कहां तक होती है, पूर्ण संख्या होती है आपकी 0 से लेके अनंत तक। ठीक है, तो सभी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या के अंदर शामिल होती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि ये कथन क्या है, ये कथन आपका सत्य है। तो कथन 1 लिखेंगे सत्य है, सत्य है। क्यों, कारण लिखेंगे क्योंकि सभी प्राकृत संख्याओं और शून्य के संग्रह से क्या बनती है, पूर्ण संख्या बनती है। यानी सभी प्राकृत संख्याओं के साथ अगर हम 0 मिला दें तो क्या बन जाएगी, तो आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो पहला कथन सत्य था। फिर बढ़ते हैं दूसरे कथन की तरफ। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखो जो पूर्णांक संख्या है वो आपके धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। तो जो पूर्णांक संख्या है वो सभी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो दूसरा लिख देंगे ये कथन क्या है, ये कथन आपका असत्य है। कैसा है, असत्य। कारण लिखेंगे क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं
क्योंकि ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, जो ऋणात्मक आपकी पूर्णांक संख्या है वो आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पूर्ण संख्या के अंदर 0 से लेके अनंत तक केवल और केवल धनात्मक संख्या ही शामिल होती है। ठीक है, तीसरा कथन, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या बोल रहा है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये कथन भी क्या है? ये कथन भी असत्य है। कैसा है? असत्य। ये कथन भी असत्य है। कारण लिखेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि परिमेय संख्या है वो तो p बटा q के रूप में होती है, लेकिन पूर्ण संख्या तो 0 से लेके कहां तक होती है? आपके अनंत तक होती है। ठीक है, तो इस तरह हमने आपके प्रश्नों वाली 1.1 के सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्न आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।